दोस्तों इंडियन नेवी के तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, इसके बारे में अब तक नेवी के तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है। हालांकि मीडिया में कई तरीके का चर्चा है और कुछ मीडिया में जहां पे कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा फ्रांस के राफेल एम को अपने नेक्स्ट कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में चुना जाएगा, तो वहीं पे कुछ मीडिया हाउसेस का ये भी कहना है कि शायद नेवी अमेरिका के बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को परचेज करे। पर दोस्तों अचानक से फ्रेंच मीडिया की तरफ से फिर से एक बार दावा कर दिया गया है कि इंडियन नेवी जल्द ही फ्रांस के साथ राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर घोषणा कर सकता है। फ्रांस के एक बहुत ही प्रसिद्ध मीडिया हाउस एवियंस लेजेंडर के हाल ही के ऑनलाइन पोर्टल में यह दावा किया गया है कि इंडियन नेवी की तरफ से जल्द ही फ्रांस के डसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एम एयरक्राफ्ट को अपने 26 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के विनर के रूप में घोषणा किया जा सकता है। और ये घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस साल फ्रांस के विजिट से पहले होगा और संभावित मोदी के फ्रांस विजिट के दरमियान डील के ऊपर हस्ताक्षर हो। तो इस मीडिया हाउस की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि 14 जुलाई 2023 में फ्रांस में जो वेस्टियल डे नामक मिलिट्री पैरेड को आयोजित किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में प्रेजेंट रहेंगे और इसी फंक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा होने वाला है। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से अब तक इससे लेकर कोई जानकारी नहीं दिया गया है, ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस जा रहे कि नहीं। हालांकि दोस्तों फ्रांस के इस मीडिया के खबर को लेके भरोसा इसीलिए भी हो रहा है कि कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया की तरफ से भी जानकारी दिया गया था कि शायद जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके अनुमति दे दिया जाए और जून जुलाई महीने में भारत और फ्रांस के बीच में ये डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। और फ्रांस के मीडिया में भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में जुलाई 14 के दिन फ्रांस के विजिट में रहेंगे। मतलब दोनों खबरों में थोड़ा बहुत लिंक है, जिस कारण ये लग रहा है कि शायद भारत फ्रांस के राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही परचेज करे। पर अब तक जो ऑफिशियल बयान आया है उसके मुताबिक नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार की तरफ से बताया गया है कि दोनों ही एयरक्राफ्ट मतलब राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट टेक्निकली इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदा जाए नेवी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जबकि उसके बाद खबर ये भी आया कि यह संपूर्ण डिसीजन असल में गवर्नमेंट को लेना है और गवर्नमेंट उस एयरक्राफ्ट के तहत आगे बढ़ेगा जो कॉस्ट एफिशिएंट मतलब सस्ता हो। और सस्ता मतलब ये नहीं कि एयरक्राफ्टों के दाम कम हो, बल्कि सस्ता का मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग फॉर आवर के कॉस्ट भी कम होना चाहिए। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्ट होने के कारण राफेल एम के संभावना ही अधिक लग रहा है, क्योंकि राफेल एम और राफेल जो इंडियन एयरफोर्स में है उसमें करीब करीब 80 से 85% कंपोनेंट सेम है, जिससे कि मेंटेनेंस के लिए आसानी होगा। जबकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस फैसिलिटी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ इंडिया को एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस भी है, जिससे कि राफेल एम अगर खरीदा जाता है तो ये सुइटेबल होगा। जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट के मामले में ये सभी चीज फिर से इंडिया में बनाना पड़ेगा, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के कॉस्ट को बढ़ा सकता है। पर दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि क्या फ्रांस को सबक मिल गया है? और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक महीने पहले ही फ्रांस की तरफ से काफी अधिक उछल कूद किया गया था और G20 की मीटिंग को एक तरीके से खराब करने का भी प्रयास किया गया था। फ्रांस के द्वारा G20 के मीटिंग के दरमियान यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को उठाने को लेके काफी बवाल मचाया गया और फ्रांस का ये भी कहना था कि जब तक भारत रशिया को कंडेम नहीं करेगा, मतलब रशिया की आलोचना नहीं करेगा, तब तक फ्रांस ज्वाइंट कम्युनिके के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेगा। पर भारत भी अपने डिसीजन पे अड़ा रहा और बिना ज्वाइंट कम्युनिके के मीटिंग को समाप्त किया। तो इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि भारत जितना अधिक ऐसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये देश भारत को उतना अधिक ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा और अपने पॉलिसी के तहत भारत को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास करेगा। पर दोस्तों यहाँ पे भारत का हाथ भी खाली नहीं है। मतलब भारत चाहे तो फ्रांस जैसे देश को आसानी से सबक सिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो देश है ये पैसे के पीछे काफी अधिक भागता है और जहाँ पे ही पैसा मिलता है वहीं पे ही इनका सबसे अधिक इंटरेस्ट रहता है और पैसे के मामले में ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता है। आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से कई सारे हथियारों को खरीदने को लेके मेगा डील का अनाउंसमेंट किया गया है, जिनमें मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट, हजारों की संख्या में जेट इंजन से शुरू करके इवन सिविलियन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तक शामिल है। मतलब दोस्तों यहाँ पे बात सिंपल है कि अगर भारत चाहेगा तो फ्रांस जैसे देशों को आसानी से सबक सिखा सकेगा और केवल मात्र एक डील में ही संकेत देना बाकी है, जिससे कि फ्रांस को भी आसानी से ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत के साथ ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किस तरीके से भारी पड़ सकता है। और दोस्तों इस घटना के एक महीने के बाद अगर फ्रेंच मीडिया की तरफ से ये अनाउंस किया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में जल्द ही राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेकर डील हो सकता है, तो मेरा मानना यह है कि भारत की तरफ से फ्रांस को अवश्य इसे लेके कोई ना कोई इशारा जरूर दिया गया होगा। दोस्तों मेरा मानना तो यह है कि भारत की तरफ से फ्रांस को जरूर कहा गया होगा कि अगर उछल कूद अधिक होता है तो नुकसान तुम्हारा होगा, हमारा नहीं। हालांकि दोस्तों फ्रेंच मीडिया की तरफ से भी जिन इशारों को दिया जा रहा है उससे तो ये साफ है कि काफी
काफी हद तक फ्रांस को सबक मिल चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके के उछल कूद से भारत को तो ऐसा कुछ नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि केवल भारत को प्रेशराइज किया जा सकता है और भारत इस प्रेशर में फंसेगा नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे फ्रांस का जो नुकसान है वो कई बिलियन डॉलर के, मतलब करीब करीब 20 बिलियन डॉलर के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर से बाहर निकलना, 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों के टेंडर से बाहर निकलना, इवन फ्रांस के तो संभावनाएं जेट इंजन के टेंडर के साथ भी जुड़ने का है। और अगर भारत इससे भी फ्रांस को बाहर निकलता है तो ये फ्रांस के लिए करीब करीब 20 से 22 बिलियन डॉलर का और एक बड़ा झटका होगा। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जो टेंडर भारत की तरफ से जारी किया गया उसे इस तरीके से जारी किया गया जिसमें कि फ्रांस चाहते हुए भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। एयरक्राफ्टों का टेंडर असल में 19 टन से लेकर 30 टन के एयरक्राफ्टों के बीच में है, जबकि फ्रांस के जो A400M एयरक्राफ्ट है ये 30 टन से अधिक भारी है और C295 एयरक्राफ्ट 19 टन से अधिक हल्का है। मतलब फ्रांस इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा और मेरा मानना यह है कि इससे ही फ्रांस को अंदाजा लग गया है कि कैसे भारत फ्रांस को नुकसान पहुंचा सकता है। अब दोस्तों बात यहाँ पे दूसरा ये है कि राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीद के क्या भारत को फायदा होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे राफेल एम एयरक्राफ्ट खरीदना F-18 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक फायदाजनक है, लेकिन अगर फ्रांस को सबक सिखाने के चक्कर में भारत की तरफ से राफेल एम एयरक्राफ्टों की जगह में F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट खरीदा जाता तब भी भारत को उस तरीके से नुकसान नहीं होता, क्योंकि नेवी की तरफ से ऑलरेडी जानकारी दिया जा चुका है कि दोनों एयरक्राफ्टों के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और दोनों एयरक्राफ्टों के जो क्षमता है वो नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परफेक्ट है। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा खरीदा जाता है तो ये थोड़ा अधिक खर्चीलू हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को अब तक भारत के द्वारा कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत अब तक कभी भी अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया है और F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को खरीदने पे भारत को संपूर्ण रूप से मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और रिपेयर फैसिलिटी के साथ साथ ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाना पड़ता। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के प्लांट को भी साल 2025 तक बंद करने का बात कहा गया है। मतलब भारत को थोड़ा बहुत नुकसान तो होता, लेकिन अमेरिका के तरफ से एटलीस्ट एयरक्राफ्टों को बेचने के बाद कुछ साल तक इसके मेंटेनेंस को इंश्योर जरूर किया जाता। पर दोस्तों इस नुकसान के साथ साथ भारत कई सारे वेस्टर्न देशों को भी एक संकेत दे सकता था। मतलब एक तरीके से कहे तो कई सारे वेस्टर्न देशों को एक चेतावनी दे सकता था कि अगर भारत के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया जाता है और भारत के इंटरेस्ट को नुकसान करने का प्रयास किया जाता है तो उन देशों को भारत अवश्य सबक सिखाएगा, चाहे उसके लिए भारत को कुछ भी करना पड़े। पर दोस्तों यहाँ पे F-18 सुपर हॉर्नेट की जगह में अगर राफेल एम खरीदा जाता है तो मेरा मानना यह है कि भारत ऑब्वियसली फ्रांस को जरूर बताया होगा कि इस तरीके के हरकत फिर से ना किया जाए। हालांकि देखा जाए तो ये जो हरकत फ्रांस की तरफ से किया गया था ये फ्रांस का अकेले का काम नहीं था, बल्कि फ्रांस के पीछे कई सारे देश थे जिनमें जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश शामिल है, क्योंकि ये सभी देश चाहते हैं कि भारत रशिया से दूर हो जाए और रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई में रशिया के विपक्ष में बयान दे ताकि रशिया अकेला पड़ जाए। पर भारत की तरफ से भी न्यूट्रलिटी को अपनाया गया है, मतलब ना भारत वेस्टर्न देशों के साथ है और ना ही रशिया के साथ है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया और यूक्रेन के लड़ाई को रोकने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है और वेस्टर्न देश ऊपर से तो कह रहा है कि लड़ाई को रोकना चाहिए, लेकिन अंदर से लड़ाई को भड़काने का काम भी इन्हीं देशों के तरफ से ही किया जा रहा है। देखा जाए तो दोस्तों नेटो के तरफ से भी एक गलत काम किया गया जिसके कारण ये लड़ाई शुरू हुआ। अगर नेटो समझौते को ना तोड़ता और यूक्रेन में अपने फैलाव को नहीं करता तो रशिया भी कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला ना करता। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अगर भारत की तरफ से फ्रांस से राफेल एम एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा तो क्या ये भारत का सही डिसीजन है और क्या फ्रांस को अपने करतूतों को लेकर सबक मिला है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।